हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी में। देखिए, थोड़े दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, तो आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस दूंगा। देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। रोहतांग, नाथुला या खरदंगला या बनिहाल। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नाथुला। ठीक है, नाथुला इसका सही। ठीक है, इसका अगर मैं बनिहाल दर्रे की बात करूं तो ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। ठीक, और अगर मैं रोहतांग की बात करूं तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आपको ये 2 बातें याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? गुजरात या छत्तीसगढ़? आपको इसका सही उत्तर बताना है। देखिए, इसमें सही से हो नहीं पाया, मैं आपको बता रहा हूँ। भारत के जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र से कम किसमें बांध है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है? तो मैं आपको बता दूं, एमपी। ठीक है, एमपी। और तीसरे नंबर पर कौन है? वो गुजरात है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बहत्तम मेंटल शामिल है उसको क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बहत्तम मेंटल शामिल होते हैं उसको हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, और उसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, K2। अच्छा, मैं आपको एक और प्रश्न बता दूं इससे रिलेटिव। ठीक है, देखिए, आपको बताना ये है कि जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है और ये कितनी मीटर ऊंची है, आपको ये बताना है। देखिए, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है। ये 2 बातें भी आपको याद रखना है। और ये कंचनजंगा है कहाँ? ये कंचनजंगा कहाँ है आपको बताना है। तो ये कंचनजंगा है सिक्किम में। है। ठीक है, आपको ये 3-4 बातें याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, बर्न, लक्जमबर्ग या मैड्रिड? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी क्या हो गई? स्टॉकहोम हो गई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? मतलब दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में या गुरुग्राम में? आपको बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है, ठीक है, सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका जो अंतिम रूप से निर्माण करवाया है वो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316,
1286 से 1316, या 1303 से 1334, या 1410 से 1437। देखिए दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी वो थी 1296 से 1316, 1296 से 1316, ठीक है। और उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था मैं आपको बता दूं, उसका साम्राज्य जो था वो अफ़गानिस्तान से मध्य भारत तक फैला था, मध्य भारत तक फैला था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश? देखिए खिज्र खान जो था ये दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। आपको याद रखना है कि ये सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, ठीक है। और तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? अब आप लोग बताना है तोमर वंश के संस्थापक कौन थे। तो तोमर वंश के संस्थापक कौन थे मैं आपको बता दूं, तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो थे ये तोमर वंश के संस्थापक थे, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मोहम्मद गौरी किस, देखिए ये जो प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ ये मध्यकालीन भारत के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही संभावना है कि ये आपके यूपी बीएड में आए, इसलिए मैं आपको वो सारे प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है, जो टॉपिक वाइज वो सारे प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है, 19 मई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से खूब मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। ज़रूर आपको सरकारी कॉलेज में एक सीट मिल जाएगी। तो इसका उत्तर बताएं, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? देखिए तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी आपको ये भी बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। और मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज ये पृथ्वी तृतीय से पराजित हो गया था, यानी कि 1151 में जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी इसमें पृथ्वीराज तृतीय के से हार गया था। उसके बाद उसके एक साल बाद तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी हरा देता है किसको? पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1191, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 इब्न बतूता भारत पहुँचे, या 1506 गुरु नानक का जन्म, या 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, या ऑप्शन नंबर डी 1498 वास्को डी गामा की कालीकट में आए। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है इसका जो इब्न बतूता भारत पहुंचे, जो इब्न बतूता थे ये भारत आए थे, ठीक है, तो ये 1333 में आए थे, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। और 1290 में ही मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1498 में ही भारत का जो वास्को डी गामा था ये कालीकट में आए थे, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। हाँ 1506 गुरु नानक का जन्म, तो भाई ये नहीं मुश्किल, क्योंकि गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो मैं आपको बता दूं 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर के तलवंडी में हुआ था, लाहौर के तलवंडी में हुआ था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है तलवंडी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का, ठीक है, 1469 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश?
देखिए सबसे पहले मैं इसका आपको सही उत्तर बता दूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। अब कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, आप लोग वो सुनिए। देखिए जैसे कि आप लोग को पता है विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगर हम लोग फुट में देखें तो 237.86, ठीक है, फुट में इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसके व्यास की मैं बात बताऊं तो लगभग 14.3 मीटर जो है इसका व्यास है। आपको ये सारी बातें एक तो याद रखना है। अब और जो बातें आपको याद रखना है वो ये है, देखिए गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार का निर्माण को शुरू करवाया था, ठीक, मगर ये केवल आधार ही बनवा पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल आधार ही बनवा पाया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका बेटा जो था वो इल्तुतमिश था, इसने 3 मंजिलें बनवाई थी। 3 मंजिलें किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई थी, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद था, फिर ये फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण में फिरोज शाह ने भी अंतिम मीनार किसने बनवाई थी, अंतिम मंजिल जो बनवाई थी ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो इस तरह से 3 लोगों ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया है। क्या क्या उनके नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई भी सहयोग नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए, हर एक बंदा थोड़ा थोड़ा शेयर कर दे, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दे सभी लोग। देखिए अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अबुल फजल वो अकबर के वज़ीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना वो एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। या मुल्ला दो प्याजा वो मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से थे। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं, देखकर इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए मैं अगर बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो अबुल फजल जो थे ये अकबर के वज़ीर भी थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे, ठीक है, अकबरनामा के लेखक भी थे, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, इसलिए ये कट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो है ये है अब्दुल रहीम खान खाना, वो अकबर के एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा, वो मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से थे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा इसमें से पूछा कौन सा है, इसमें पूछा ये है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही ढंग से मेल नहीं खा पा रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आईने अकबरी किसने लिखी। अभी मैंने आपको बताया अकबरनामा किसने लिखी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आईने अकबरी किसने लिखी। फैज़ी ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने या मुल्ला दो प्याजा ने। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए पहले मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, ठीक। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। देखिए आईने अकबरी इसकी रचना किसने की, अबुल फजल ने की, ठीक है। और आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी ये अकबरनामा का ही एक भाग है, अकबरनामा का ही एक भाग है। आपको याद रखना है जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा का ही एक भाग है, ठीक है। उसके बाद अबुल फजल जो थे ये अकबर के दरबार में ही रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। कौन, अबुल फजल अकबर के दरबार में ही रहते थे। और बीरबल हैं, फैज़ी हैं और मुल्ला दो प्याजा हैं, ये भी अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक। और ये सब जो हैं अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते हैं। ये सब अकबर जितने मैंने अभी नाम लिए, बीरबल, फैज़ी, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, उसकी ये सब अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं।
देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो तुगलक वंश की नींव जो रखी है वो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गयासुद्दीन तुगलक का संबंध किससे था? करौना जनजाति से इसका संबंध था। करौना जनजाति से इसका संबंध था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? तो आप बता ही दोगे, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं जो था ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता दूं। देखिए भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक जो था ये बाबर था। बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। और बाबर का ही पुत्र था नसीरुद्दीन हुमायूं, जो सीढ़ियों से गिरकर जिसकी मृत्यु हुई है, नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, ये इसका पुत्र था, ठीक है। 1530 में ये मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं 1530 में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। अच्छा, मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शा का सूबेदार था। आपको ये भी याद रखना है, बदख्शा का ये सूबेदार था, ठीक है। बदख्शा का सूबेदार था, आपको ये भी याद रखना है। देखिए 1539 में चौसा का युद्ध होता है। उसमें ये युद्ध होता किनके बीच है? हुमायूं और शेर खां के बीच होता है, ठीक है। इसमें हुमायूं हार जाता है और शेर खां जीत जाता है, ठीक है। इसी युद्ध को जीतने की खुशी में शेर खां जो है अपना नाम शेरशाह रखता है, यानी कि शेरशाह की पदवी वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उसके एक साल बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं जो है ठीक है शेर खां को पराजित कर देता है, ठीक। इसमें हुमायूं शेर खां को पराजित कर देता है। एक प्रश्न आप लोगों के सामने बनता है कि शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि तो जो धारण की थी वो किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह? और इससे महत्वपूर्ण बिंदु जो बनते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से जो बातें निकल कर आती हैं, जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोर सिंहासन, जिसको हम मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, इसका निर्माण और लाल किले में स्थापना जो थी वो शाहजहां ने करवाई थी, ठीक है। अब देखिए जो मतलब मयूर सिंहासन है, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। पहले ये जो था, पहले इसको आगरे के किले में रखा गया था। पहले इसको आगरे के किले में रखा गया था, बाद में इसको दिल्ली के लाल किले में रखा गया था। आपको ये दो बातें याद रखना है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले से, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसकी बढ़ा लूँ। हाँ देखिए, पहले ये कहाँ रखा गया था? पहले ये रखा गया था आपका, ठीक है, सॉरी गाइज, पहले ये आगरा के किले में रखा गया था, उसके बाद ये दिल्ली के लाल किले में रखा गया था। यहाँ से नादिर शाह ने इसको ये चुरा कर ले गया था। और कहाँ ले गया था? ये ईरान चुरा कर ले गया था। ठीक है, ये ईरान चुरा कर ले गया था। उसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बता दूं, देखिए शाहजहां का जो शासन काल था, इसको मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न आ जाता है कि किस शासक के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल को, ठीक है। और शाहजहां ने बहुत सी इमारतें भी बनवाई हैं, उसको मैं आपको बता दूं कि शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं। देखिए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला आपके शाहजहां ने बनवाया, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास ये भी शाहजहां ने बनवाए। दीवाने खास ये भी शाहजहां ने ही बनवाया, आपको याद रखना है। ठीक है, और दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद भी किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई। और आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल तो आपको मालूम ही है। आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने? इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने ही सजदा और पावोस को भी आरंभ करवाया था। बलबन ने ही आपके सजदा और पावोस प्रथा को भी शुरू कर देगी। सजदा का मतलब क्या होता है? ये घुटनों के बल इसमें बैठना पड़ता है और झुकना पड़ता है। ठीक, घुटनों के बल बैठकर झुकना ये सजदा कहलाता है, और सुल्तान के पैर को चूमना ये पावोस कहलाता है। तो ये दो प्रथाएं किसने चलाई थी? बलबन ने ही चलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। देखिए, इस क्लास को भैया आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आज से ये आपकी क्लास डेली दी जाएगी। ठीक है, डेली दी जाएगी। और मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल। ठीक है, कोतवाल जो है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। अच्छा, ये दरोगा किसको कहा जाता था? तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग के जो प्रधान होता था उसको दरोगा कहा जाता था। फौजदार किसको कहा जाता था? फौजदार किसको कहा जाता था? तो जो ज़िले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था इसको फौजदार कहा जाता था। ठीक, और सूबेदार किसको कहा जाता था? तो जो प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था इसको सूबेदार कहा जाता था। और कोतवाल मैंने आपको बता दिया है, ये पुलिस बल का मुखिया होता है। ठीक है, पुलिस बल का मुखिया होता है, इसको कोतवाल कहा जाता था। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करवाई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब करवाई थी? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब करवाई थी? तो वो करवाई थी 1582 में। आपको एक तो ये बात याद रखना है। ठीक है, और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू शासक कौन था? आपको उसका नाम बताना है। दीन इलाही धर्म की स्थापना तो 1582 में अकबर ने करवाई थी, आपको याद हो गया। उसके बाद दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बीरबल। आपको ये दो बातें याद रखना है, आपको ये दो बातें याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बताइए, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये अकबर। अकबर जो थे ये अनपढ़ थे, आपको याद रखना है, अकबर जो थे ये अनपढ़ थे। ठीक है, अब अकबर का जन्म कब हुआ था? देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था आपको बताना है, आपको याद रखना है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म हुआ था। और सन क्या थी? 1542 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। और अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को। ठीक है, पंजाब में इसका जो था वो राज्य अभिषेक हुआ था। आपको ये 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको याद रखना है। अब ये बताइए, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर? देखिए, शेरशाह जो ये शूरी वंश के संस्थापक थे, शेरशाह शूरी वंश के संस्थापक थे। ठीक, और इसने सबसे पहले भूमि मापांकन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, आपको ये याद रखना है। सिकंदरी गज का इस्तेमाल किसने किया था? शेरशाह शूरी ने।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। किसने भूमि मापांकन की प्रथम व्यवस्था शुरू की थी? तो शेरशाह ने। सिकंदरी गज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह ये सूरी वंश के संस्थापक थे। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये सब आपको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये सब आपको बताना है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, ये 1526 में हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, 1757 को हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या जयदेव? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जयदेव, ठीक है। और गीत गोविंद में कृष्ण के बारे में लिखा है, कृष्ण के बारे में गीत गोविंद में लिखा है। देखिए, मैं जो भी प्रश्न है और उसका जो उत्तर है मैं उसको 2-2 बार 3-3 बार कई बार बोल देता हूँ। वो इसलिए बोल देता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। मेरे मुंह से वो बात निकले और वो आपको याद हो जाए, वो आपके कान सुन ले और आपका माइंड सुन ले, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। इसलिए मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को कई बार बोलता हूँ, उसके आंसर को कई बार बोलता हूँ। इसका उत्तर आप लोग बताइए। देखिए, ब्रिटिश शासन का भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद की थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। और देखिए, टीपू सुल्तान जो थे ये जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ये जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। आपको ये भी याद रखना है, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां, शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस सिराज? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? देखिए, अमीर खुसरो के पहले इसका मैं उत्तर बता दूं, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अमीर खुसरो जो थे इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का काल देखा था। लेकिन ये दरबारी कवि किसके थे? ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। आपको ये भी याद रखना है, ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। आपको ये 2 बातें याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो ये मुस्लिम कवि थे, ठीक। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे। इनको तूतिए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, तूतिए हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंद का तोता। और इनको तुर्कल्लाह भी कहा जाता है। तुर्कल्लाह आपने नहीं सुना होगा, इनको तुर्कल्लाह भी कहा जाता है। तुर्कल्लाह किस, आज मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तुर्कल्लाह भी इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह भी कहा जाता है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य के ठीक इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हरिहर राय। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर राय। और आपको मालूम है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 में की थी। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जो थे वो 3 राजवंश थे। 3 राजवंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन से थे? एक था संगम वंश, एक था सलूब वंश और एक था अरावीण वंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर?
देखिए इब्न बतूता जो था ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है या नहीं? निशान बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है या नहीं? फिरोज शाह कोटला कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इतनी सारी जानकारी आपको आज मिलेगी। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा ये दोनों लखनऊ में है। ठीक, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। ठीक, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। ठीक, ठीक है, लेकिन जो आपका हुमायूं का मकबरा है ये इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो फिर है ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है ये। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? कब से कब तक था? 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 या 1517 से 1526। देखिए सिकंदर लोदी जो था ये बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र भी था और उसका उत्तराधिकारी भी था। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था निज़ाम खां। इसका मूल नाम आपको याद रखना है, इसका मूल नाम था निज़ाम खां। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1489 से 1517। 1489 से 1517 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? देखिए जहांगीर ने सिखों के 5वें जो गुरु अर्जुन देव जिनका नाम था, इनको खुसरो की सहायता के आरोप के, ठीक है, 1606 में इनको फांसी दे दी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। आपको याद ये रखना है, एक सेकेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। यानी कि जो सिखों के 5वें गुरु थे इनको किसने मार दिया था? तो जहांगीर ने मार दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिए भारत में जहांगीर का शासनकाल जो था ये 1605 से 1627 तक था। ठीक है, और इसका काल जो था ये चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी का काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 से 1627। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और आज से आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेंगी।